Hello everyone, welcome to ISPCS Decoded. Today in this video, we are going to discuss 10 December 2025 के द हिंदू के सारे एडिटोरियल्स का सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल है नोट ऑफ हार्मनी। किस बारे में? वंदे मातरम के बारे में। वंदे मातरम का बैकग्राउंड क्या है? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1880s में लिखा था। ये भारत को एक माँ की तरह इमेजिन करता है और फ्रीडम स्ट्रगल में लाखों लोगों को इंस्पायर करता था। कांग्रेस ने इसको कैसे यूज़ किया? 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ पहले दो स्टैंजास अपने गैदरिंग में यूज़ करने का डिसीजन लिया। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ने इसी फॉर्म को नेशनल सॉन्ग का स्टेटस दे दिया। पार्लियामेंट में डिबेट क्यों गर्म हो गई है? 150 यानी कि 150th एनिवर्सरी की डिस्कशन यूनिटी दिखाने के बजाय पॉलिटिकल ब्लेम गेम बन गई। रूलिंग पार्टी ने कांग्रेस के 1937 के डिसीजन को पार्टीशन से जोड़ दिया। ऑपोजिशन ने कहा कि पुरानी बातें उठाने से जनता के रियल इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे। हिस्ट्री से क्या सीखना चाहिए? फ्रीडम स्ट्रगल से हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया। मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स भी वंदे मातरम बोलते हुए हिंदूज के साथ मार्चेस में चलते थे। ये सॉन्ग यूनिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का सिंबल है। इसे हमें वहीं तक रखना चाहिए और इस तरीके से ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए। पार्टीशन का लेसन क्या था? पार्टीशन दिखाता है कि यूनिटी फ्रेजाइल हो सकती है। अगर रिलीजन, आइडेंटिटी या कल्चर को पॉलिटिकल वेपन बनाया जाए तो सोसाइटी टूट सकती है। इसलिए सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी ही सेफ कॉमन ग्राउंड होती है। आज का रिस्क क्या है? अगर हम हिस्ट्री को ट्विस्ट करके ब्लेम गेम बनाएंगे तो डिवाइड बढ़ेगा। नेशनल सिंबल्स का पर्पस यूनिटी होता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि इंडिया को सोशल हार्मनी, सेक्युलर कॉमन आइडेंटिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को स्ट्रेंथन करना होगा। पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल बेस्ड पोलराइजेशन से बचना चाहिए और नेशनल पर्पस, डेवलपमेंट, जस्टिस और इक्वालिटी पर फोकस करना चाहिए। यूनिटी को सेलिब्रेट करना ही असली वंदे मातरम का रिस्पेक्ट है। नेक्स्ट एडिटोरियल उसी के साइड में जो है वो है केयर एज डिसेबिलिटी, जस्टिस एंड डिग्निटी इन मेंटल हेल्थ। सबसे पहले मेंटल हेल्थ सफरिंग किस तरह होता है? आर्टिकल जो है रियल लाइफ एग्जांपल्स देता है, जैसे कि चाइल्डहुड अब्यूज़, होमलेसनेस, साइकेट्रिक अब्यूज़, लोनलीनेस, जो नंबर से समझ नहीं आते। हर पर्सन अपने बैकग्राउंड और स्ट्रगल्स के हिसाब से डिस्ट्रेस फील करता है। सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मेंटल हेल्थ को डिफेक्ट या एबनॉर्मल समझकर ट्रीट किया जाता है। सिस्टम सिर्फ नॉर्मल बनाने पर जोर देता है, लेकिन डिग्निटी, रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म हीलिंग इग्नोर हो जाती है। केयर गैप इतना बड़ा क्यों है? ग्लोबल गैप 70-90% तक है। मेजॉरिटी लोग को सही केयर नहीं मिल पाती। मेडिकेशन और थेरेपीज बढ़ रहे हैं, पर असली इश्यूज जैसे कि पॉवर्टी, ट्रॉमा, रिजेक्शन, आइसोलेशन एड्रेस ही नहीं होते। मेंटल हेल्थ डिस्ट्रेस का असली रीज़न क्या होता है? बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल सब मिलकर डिस्ट्रेस बनाते हैं। ये सारे कास्ट, क्लास, जेंडर और क्वीर कम्युनिटी, क्वीर आइडेंटिटी के साथ इंटरसेक्ट करते हैं। डोमिनेंट केयर मॉडल की कमी क्या है? नया सिस्टम सिर्फ मेडिसिन, बिहेवियरल चेंज और प्रोडक्टिविटी पे फोकस करता है, लेकिन लोगों को स्पेस चाहिए अपने इमोशंस, कन्फ्यूजन, पेन और एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन समझने के लिए। केयर को कैसे री इमेजिन करना चाहिए? केयर को डिग्निटी, डिसेबिलिटी, जस्टिस, सेफ्टी, रिलेशनशिप्स, बिलोंगिंग और मीनिंग मेकिंग के बेस पर डिज़ाइन करना चाहिए। सिर्फ सिम्टम्स हटाने से नहीं होगा कुछ भी। हाउसिंग या पैसा कैसे हेल्प करता है और कहाँ नहीं करता? स्टेबल होम या इनकम ज़रूरी है, पर ये लोनलीनेस, डिसकनेक्शन और पर्पसलेसनेस को ऑटोमेटिकली सॉल्व नहीं करता। इमोशनल वर्ल्ड का वर्क भी ज़रूरी है। ट्रस्ट क्यों टूट जाता है मेंटल हेल्थ सिस्टम में? सर्विस यूजर्स फील करते हैं कि उनकी स्टोरी नहीं सुनी जाती, सिस्टम रिजिड है और केयर लीनियर नहीं होता। इस वजह से वो थेरेपी या मेडिसिन छोड़ देते हैं और कंडीशन और बिगड़ जाती है। मेंटल हेल्थ एजुकेशन में क्या बदलना चाहिए? स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर को सिखाना चाहिए कि अनसर्टेनिटी से डील करना, स्मॉल विन सेलिब्रेट करना और कॉम्प्लेक्स सोशल वर्ल्ड समझना और लिव्ड एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च में क्या प्रॉब्लम है? रिसर्च जनरल नंबर्स पे फोकस करती है, जबकि केयर एवरीडे इंटरेक्शंस और माइक्रो लेवल प्रोसेसेस से बनती है। रियल वर्ल्ड, पर्सन सेंटर्ड रिसर्च नीडेड। लिफ्ट जो है एक्सपीरियंस वाले लोगों का क्या रोल होना चाहिए? जो लोग डिस्ट्रेस और रिकवरी का एक्सपीरियंस लाते हैं, उनकी विजडम प्राइसलेस है। उन्हें पेड प्रैक्टिशनर्स की तरह रिकग्नाइज और सपोर्ट मिलना चाहिए। व्हाट कैन बी द सोल्यूशन? सबसे पहले मेंटल हेल्थ सिस्टम को डिग्निटी फर्स्ट मॉडल पर शिफ्ट करना होगा। केयर इज इक्वल्स टू ह्यूमन कनेक्शन, सेफ्टी एंड मीनिंग मेकिंग। Policies must address poverty, isolation and discrimination. Third, lived experience experts को central role दिया जाए. फोर्थ, मल्टी लेयर रीजन्स को एक साथ ट्रीट किया जाए. एंड लास्ट, सिस्टम का गोल है इस पर्सन को कैसे वो लाइफ मिले जो वो जीना चाहता या जीना चाहती है। ये ही डिसेबिलिटी जस्टिस का कोर है। नेक्स्ट उसके नीचे आता है एक छोटा सा आर्टिकल अबाउट द गोवा नाइट क्लब फायर ट्रेजेडी। देखते हैं ये गोवा नाइट क्लब फायर में हुआ क्या। अरपोरा नॉर्थ गोवा के बर्ज पर रोमियो लेन नाइट क्लब में मैसिव फायर लगी, जिसमें 25 लोग मर गए। बिल्डिंग बेसमेंट में फायर जो है फास्टली स्प्रेड हुआ और लोग टॉक्सिक स्मोक और ऑक्सीजन की कमी से ही मर गए।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? क्लब वैलिड फायर एनओसी के बिना ऑपरेट कर रहा था। पंचायत में डिमोलिशन नोटिस दिया था पर इन्फोर्स ही नहीं किया। बिल्डिंग में प्रॉपर फायर एग्जिट्स, अलार्म्स, वेंटिलेशन, सेफ्टी मेजर्स कुछ नहीं था। फायर इतनी जल्दी कैसे स्प्रेड हुई? वुडन पैनल्स, फैंसी डेकोर्स, लो वेंटिलेशन, बेसमेंट स्ट्रक्चर, ये सब फायर को फ्यूल मिले जिससे काम कर रहे थे। जो स्मोक बेसमेंट में ट्रैप हो गया, लोग एस्केप कर ही नहीं पाए, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जैसे ओआरएन में एक बार हो गया था, लेकिन वहाँ फायर नहीं हुई थी थैंकफुली। इंडिया में ऐसे एक्सीडेंट्स बार बार क्यों होते हैं? फायर क्रैकर, फैक्ट्री ब्लास्ट, बसेस में फायर, हॉस्पिटल्स में फायर, पैटर्न सेम है, रेगुलेशन फेल होता है, रूल्स होते हैं पर फॉलो नहीं कराए जाते, करप्शन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और नेग्लिजेंस कॉमन रीज़न है। लॉ की कमी क्या है? लॉ का डेफिसिट नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। बिल्डिंग कोड, सेफ्टी नॉर्म्स, लाइसेंसेस सब पेपर पर स्ट्रांग है, ग्राउंड पर जीरो इन्फोर्समेंट। गोवा का टूरिज्म एंगल क्या रोल प्ले करता है? गोवा में बहुत इलीगल नाइट क्लब्स चलते हैं। ऐसे क्लब्स पॉलिटिकल पेट्रोनेज के बिना चल ही नहीं सकते। प्रॉफिट इज मोर देन सेफ्टी का कल्चर बन गया है ना। गवर्नमेंट रिएक्शन क्या थी? चीफ मिनिस्टर ने मैजिस्टेरियल इंक्वायरी अनाउंस किया पर असली चैलेंज सिस्टमैटिक रिफॉर्म का है। सिर्फ इंक्वायरी सॉल्व नहीं करेगी। फायर सेफ्टी रिफॉर्म्स कैसे होने चाहिए? सिस्टमैटिक चेंज अर्जेंट है वरना एक्सीडेंट्स रिपीट होते रहेंगे। सॉल्यूशंस क्या होगा? सबसे पहले रेगुलर फायर ऑडिट्स होने चाहिए। लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करें कि फायर अवेयरनेस और कम्युनिटी ट्रेनिंग के लिए मैंडेटरी स्टाफ ट्रेनिंग हो फायर सेफ्टी के बारे में और क्राउड कंट्रोल के लिए। स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और गवर्नेंस कल्चर शिफ्ट होना चाहिए। सिटीजन की सेफ्टी जो है उनके लिए टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, अदरवाइज इट हैज़ टू बी पनिशेबल। नेक्स्ट एडिटोरियल आता है, पहले पेज का लास्ट एडिटोरियल, विच इज़ द चार्टिंग एन एजेंडा ऑन द राइट टू हेल्थ। नेशनल कन्वेंशन ऑन हेल्थ राइट क्या है? दिल्ली में 11-12 दिसंबर 2025 को एक बड़ा हेल्थ कन्वेंशन हो रहा है जिसमें 400 डॉक्टर्स, एक्टिविस्ट, कम्युनिटी लीडर्स मिलकर इंडिया के हेल्थ चैलेंजेस और राइट टू हेल्थ का रोड मैप बनाएंगे। इसका टाइमिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? ये ह्यूमन राइट्स डे यानी कि 10 दिसंबर और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर के बीच हो रहा है। मतलब फोकस है हेल्थ और ह्यूमन राइट दोनों पर। प्राइवेटाइजेशन की क्या प्रॉब्लम है? पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट हैंड्स में दिए जा रहे हैं। इससे गरीब लोगों के लिए ट्रीटमेंट महंगा होता जा रहा है और पब्लिक सिस्टम और कमज़ोर होता जा रहा है। प्राइवेट हेल्थ केयर में क्या गलत हो रहा है? ओवर चार्जिंग, अननेसेसरी सर्जरीज, हिडन कॉस्ट, पेशेंट राइट्स का वायलेशन, रेगुलेशन वीक है, रूल्स फॉलो नहीं होते, ये सब बहुत थोड़ी सी लग रही हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ना। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट की क्या कंडीशन है? 2010 में एक्ट पास हुआ पर ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अभी भी फ्री हैंड मिल जाता है। पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग की क्या प्रॉब्लम है? इंडिया सिर्फ 2% यूनियन बजट हेल्थ पर खर्च करता है। पर कैपिटल पब्लिक स्पेंडिंग $25 बहुत कम है। इस वजह से लोगों को अपने पॉकेट से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इंश्योरेंस स्कीम्स का क्या रियलिटी चेक है? गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स को हाईलाइट किया जाता है पर ग्राउंड पर क्लैरिटी, एक्सेस और कॉस्ट रिडक्शन लिमिटेड होती है। बहुत लोग फिर भी डेट में चले जाते हैं। हेल्थ वर्कर्स का इश्यूज़ क्या है? कोविड ने दिखाया है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स असेंशियल हैं पर उनकी सैलरी बहुत कम है, जॉब इनसिक्योर है और वर्किंग कंडीशन टफ हैं। उनको रिस्पेक्ट, पे और प्रोटेक्शन चाहिए। मेडिसिन का क्या क्राइसिस है? मेडिसिन हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंसेस का 50% तक हो जाता है पर 80% ड्रग प्राइस कंट्रोल से बाहर है। एक्स्ट्रा मार्कअप्स, अनएथिकल मार्केटिंग और इरैशनल ड्रग कॉम्बोज कॉमन है। सोल्यूशन मेडिसिन के लिए क्या होना चाहिए? जीएसटी रिमूवल डिस्कशंस, असेंशियल मेडिसिन की पब्लिक सेक्टर प्रोडक्शन और प्राइस कैप्स एंड स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन। कम्युनिटी लेड मॉडल्स का क्या रोल है? कुछ स्टेट्स ने स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स बनाए। लोकल प्लानिंग, कम्युनिटी इंगेजमेंट और लोकल अकाउंटेबिलिटी से सिस्टम का ट्रस्ट बढ़ता है। हेल्थ सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन कैसे होती है? दलित्स, आदिवासीज, मुस्लिम्स, LGBTQ+ कम्युनिटीज़ और पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ को हेल्थ केयर में बायस और एक्सक्लूजन फेस करना पड़ता है। इंक्लूजन असेंशियल है जो अभी लैकिंग है। हेल्थ और एनवायरनमेंट या फिर फैमिली फैक्टर्स का क्या कनेक्शन है? हेल्थ सिर्फ हॉस्पिटल तक लिमिटेड नहीं है। फूड सिक्योरिटी, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी सब हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। सोल्यूशन क्या है? इंडिया को राइट टू हेल्थ एक्ट जो है जैसा कुछ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग बढ़ाना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन को रेगुलेट करो। पेशेंट राइट्स और प्राइस कंट्रोल इन्फोर्स करो। हेल्थ वर्कर्स को फेयर पे और सिक्योरिटी दो। असेंशियल मेडिसिन अफोर्डेबल बनाओ। कम्युनिटी लेड डिसेंट्रलाइज केयर को बूस्ट करो और सोशल डिस्क्रिमिनेशन एलिमिनेट करके इंक्लूसिव हेल्थ सिस्टम बनाओ। पर्पस क्या है? हेल्थ केयर फॉर पीपल एंड नॉट फॉर द प्रॉफिट्स। नेक्स्ट पेज का पहला आर्टिकल, अ डीप क्लीनिंग ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रल रोल्स, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इलेक्ट्रल रोल इंपॉर्टेंट क्यों है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1950 में कहा था, सही वोटर लिस्ट इलेक्शन की फाउंडेशन होती है। अगर लिस्ट गलत हो तो इलेक्शन वीक हो जाता है। रोल रिवाइज कैसे होता है? दो तरीके से। पहला होता है इंटेंसिव रिवीजन यानी कि लिस्ट जीरो से बनानी, और दूसरा होता है समरी रिवीजन, छोटे छोटे करेक्शंस। लास्ट मेजर इंटेंसिव रिवीजन 2002 और 2003 में
हुआ था ना। व्हाट इज़ ए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये क्यों ज़रूरी था 2025 में? इंडिया में माइग्रेशन फास्ट है, सिटीज़ बढ़ रही हैं, लोग जगह चेंज करते रहते हैं, लिस्ट में डुप्लीकेट नाम्स, डेड एंट्रीज, रॉन्ग एड्रेसेस बहुत हो गए हैं, इसलिए डीप क्लीनिंग अर्जेंट थी। एसआईआर के अगेंस्ट चैलेंज क्यों हुआ? पेटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि एसआईआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मास डिलीशन हो सकता है। उनका कंसर्न था कि एग्जिस्टिंग वोटर्स को वापस डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। ईसीआई का लीगल पावर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ईसीआई को फुल पावर देता है कि वो वोटर्स को जो है रोल बनाए, रिवाइज करें और इंश्योर करें कि सिर्फ एलिजिबल सिटीजन वोट करें। आर्टिकल 326 इज़ द फाउंडेशन ऑफ दिस। नाउ इंडिया में वोटर रोल अपडेट टफ क्यों है? दो रीजंस हैं। इंडिया के पास जर्मनी और कनाडा की तरह सेंट्रल सिविल रजिस्ट्री नहीं है। दूसरा, सिटीजनशिप वेरीफाई करना कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ईसीआई को खुद मैनुअल वेरिफिकेशन करना पड़ता है। एसआईआर 2025 में क्या इंप्रूवमेंट्स किए गए? डोर टू डोर वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट 4 से बढ़ाकर 11 आइटम्स, आधार एक्सेप्टेंस, डिजिटलाइज डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ऑनलाइन क्लेम या ऑब्जेक्शन प्रोसेस, पॉलिटिकल पार्टी एजेंट्स और वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग, ये सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए थे। तो ये नंबर्स क्या दिखाते हैं? बिहार एसआईआर में 7.5 करोड़ एंट्रीज वेरीफाई हुई, 65 लाख डिलीशंस हुए, ड्राफ्ट रूल के बाद से 2.5 लाख क्लेम्स ऑब्जेक्शंस आए, मतलब डिलीशंस मोस्टली जस्टिफाइड थे, कोई अपील भी फाइल नहीं हुई। पॉलिटिकल प्रेशर का रोल, आर्टिकल में बोला गया कि ईसीआई ने कन्वीनियंस या पॉलिटिकल प्रेशर को प्रायोरिटी नहीं दी। डेमोक्रेसी तब स्ट्रांग होती है जब टफ टास्क किए जाएं। एसआईआर क्या प्रूव करता है? वोटर लिस्ट की क्लीनिंग इस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना, फ्रॉड वोट्स रोकना और ट्रस्ट बिल्ड करना। डिलीशंस का मतलब टारगेटिंग नहीं है, एक्यूरेसी इंप्रूव करना है। सो सोल्यूशन क्या होगा? इंडिया को रेगुलर डीप ऑडिट्स, टेक एनेबल वेरिफिकेशन, ट्रांसपेरेंसी पोर्टल्स, पब्लिक पार्टिसिपेशन, ग्रीवांस विंडो और सिटीजनशिप डॉक्यूमेंटेशन सिंप्लीफिकेशन जैसे स्टेप्स लेने चाहिए। गोल क्या है? क्लीन, एक्यूरेट, इंक्लूसिव वोटर रोल जिससे इलेक्शन लेजिटिमेसी स्ट्रांग हो। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट था, दोबारा से सुन लेना। नेक्स्ट आता है ग्रैपलिंग विद द पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन। सो मांड्या में कम्युनल हार्मनी इशू क्यों डिस्कस हो रहा है? कर्नाटका होम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि स्पेशल एक्शन फोर्स यानी कि एसएएफ मांड्या में डिप्लॉय होगी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में रीसेंट मंथ्स में कम्युनल टेंशन बढ़ गया है। पहले मांड्या पीसफुल था पर अब इंसिडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। सो एसएएफ क्या करती है? एसएएफ एक स्पेशल ट्रेन फोर्स है जो कम्युनल टेंशन को प्रिवेंट करती है, हेट स्पीचेस को मॉनिटर करती है, सोशल मीडिया पर नज़र रखती है। ये केसेस इन्वेस्टिगेट नहीं करती, सिर्फ अलर्ट देती है लोकल पुलिस को। सो कोस्टल कर्नाटका में एसएएफ डिप्लॉय होने के बाद वहाँ फ्लेयर अप्स नहीं हुए। मांड्या हिस्टोरिकली पीसफुल क्यों था? क्योंकि इसमें वोकालिग मेजॉरिटी है और यूथ प्रोग्रेसिव मूवमेंट जैसे संगठनों से जुड़े हैं। कर्नाटका राज्य रेखा संघ, दलित, थोड़े से वर्ड डिफिकल्ट, आई एम सॉरी फॉर दैट, संघर्ष समिति और कुवेम्पू का विश्वास मानव यानी कि यूनिवर्सल ह्यूमन बीइंग का थॉट यहाँ स्ट्रॉन्ग था। अब टेंशन कैसे बढ़ रही है? रिसेंट सालों में कम्युनल जो इवेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। श्रीरंगपटना में हनुमान जयंती प्रोसेशन के मॉस्क के पास डिस्प्यूट हुआ, केरेगोडू में फ्लैग कंट्रोवर्सी, नागमंगल और मडूर में स्टोन पेल्टिंग ड्यूरिंग द गणेश इमर्जन और हिजाब क्लैड स्टूडेंट का हरासमेंट 2022 में। ये सब सिग्नल देते हैं कि मांड्या कम्युनल पॉलिटिक्स की तरफ स्लाइड कर रहा है। पॉलिटिकल रीजन क्या है टेंशन बढ़ने का? सो पॉलिटिकल एनालिस्ट के मुताबिक मेजर शिफ्ट तब आया जब जेडीएस ने बीजेपी के साथ अलायंस किया। जेडीएस ट्रेडिशनली वोकालिग बेस रखता है और कांग्रेस के अगेंस्ट कम्पीट करता है। अब बीजेपी के साथ अलाइन होने से कम्युनल पिच बढ़ गई है। सो कांग्रेस का पॉलिटिकल सेटबैक क्या था? कांग्रेस ने 2023 असेंबली इलेक्शन में मांड्या में से 7 में से 6 सीट जीती, बट 2024 लोकसभा इलेक्शन मांड्या सीट में एचडी कुमार स्वामी के पास चली गई। कांग्रेस का क्लेम ये है कि जेडीएस कार्डर्स बीजेपी के हिंदुत्व लाइन को एम्पलीफाई कर रहा है जिससे पोलराइजेशन बढ़ रही है। सो अलायंस का ग्राउंड इम्पैक्ट क्या दिखा? जेडीएस लीडर्स सैफरन शॉल के साथ प्रोटेस्ट में दिखे। मडूर में स्टोन पेल्टिंग के बाद ह्यूज प्रोटेस्ट हुए। इवन तो पुलिस ने 20+ मुस्लिम यूथ को अरेस्ट कर लिया था, मतलब प्रोटेस्ट जो है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का टूल बन गए। बीजेपी जेडीएस अलायंस से मांड्या में क्या पॉलिटिकल इफेक्ट हुआ? बीजेपी को वोकालिग बेल्ट में पहली बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। जेडीएस को शॉर्ट टर्म गेन्स मिल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनकी पार्टी आइडेंटिटी वीक हो सकती है क्योंकि वो बीजेपी के सैटेलाइट की तरह दिखने लगी है। सो कांग्रेस की चैलेंज क्या है? कांग्रेस को कम्युनलाइजेशन का जवाब देकर पीस रिस्टोर करना है और पॉलिटिकल स्पेस रिक्लेम करना है, लेकिन पब्लिक मूड प्रोटेस्ट के साथ पोलराइज होता जा रहा है। सो सोल्यूशन क्या है? मांड्या जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में एसएएफ का डिप्लॉयमेंट एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म में कम्युनिटी पीस बिल्डिंग, क्रॉस कम्युनिटी डायलॉग, प्रोसेशन रूट रेगुलेशन, क्विक लीगल एक्शन, पॉलिटिकल डी एस्केलेशन मैसेजिंग और यूथ
एंगेजमेंट प्रोग्राम ज़रूरी हैं। पॉलिटिकल अलायंसेस को भी लोकल सोशल हार्मनी के इम्पैक्ट को कंसिडर करना होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट एडिटोरियल इज, कुड इंडिगो हैव हायर्ड मोर पायलट्स टू प्रिवेंट द क्राइसिस। इंडिगो का जो है हम एडिटोरियल देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट डेली आ रहा है, ऑलमोस्ट डेली सेम ही चीज़ हमारे इसमें जो है क्या कहते हैं डिस्कस की जा रही है, पर फिर भी ये एडिटोरियल मैंने इसलिए सिंप्लीफाई करा है ताकि अगर किसी ने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे और आज वाला वीडियो देखा है तो उसको ऐसा फील ना हो कि किसी भी एडिटोरियल के लिए उन्हें पीछे जाना पड़ रहा है। डेली हम लोग सारे एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे, रिपीटेड और नॉट रिपीटेड डजंट मैटर। सो क्राइसिस क्या हुआ, ऑल्दो जिन्होंने पहले सुना है उन्हें दोबारा से सुनने की ज़रूरत नहीं है, वो जा सकते हैं बिकॉज ऑलमोस्ट सेम रिपीटेशन है, या फिर रिवाइज हो जाएगा तो सुन लो। क्राइसिस हुआ क्यों? सो नवंबर 1 यानी कि 1 नवंबर 2025 से न्यू रूल्स लागू हुए। पायलट्स को 48 आवर्स वीकली रेस्ट, नाइट लैंडिंग्स का स्ट्रिक्ट कैप मिला। इससे अवेलेबल पायलट आवर्स थोड़े हो गए। इंडिगो ने प्लानिंग ठीक से नहीं की और फ्लाइट्स बढ़ा दी, पर पायलट्स नहीं बढ़ाए। सो रिजल्ट, हज़ारों फ्लाइट कैंसिलेशंस। इंडिगो ने क्या किया? उसने क्या किया कि डेली फ्लाइट्स उसने रिड्यूस कर दिए। एयरलाइन भी लॉस में, पैसेंजर भी सफ़र, और इंडस्ट्री में कोई दूसरी एयरलाइन इतनी बड़ी नहीं है कि गैप फिल कर सके। सो पायलट शॉर्टेज का पैटर्न क्या दिखाता है कि फ़्लाइट आवर्स बहुत बढ़ गए लेकिन पायलट्स प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़े। 2019-20 में 44.6% पायलट्स थे, जो कि 42.1% फ़्लाइट आवर्स के लिए। 23-24 में ये 43% पायलट्स 50% फ़्लाइट आवर्स के लिए हो गए। मतलब वर्कलोड ऑपरेशंस के हिसाब से मैच नहीं कर रहा था। एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं? एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट कैप्टन रंगनाथन कहते हैं कि इंडिगो को पहले ही पता था कि रूल्स आएंगे, फिर भी हायरिंग नहीं की, उल्टा फ्लाइट्स बढ़ा दी और डीजीसीए ने अप्रूव भी कर दिया। ये क्लियर प्लानिंग फेलियर है। 900 पायलट्स हायर करने का कॉस्ट कितना होता है? 2023-24 में पर पायलट एनुअल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 6.2 मिलियन होता है। 900 पायलट्स के लिए एक्स्ट्रा 5500 मिलियन लगते। इंडिगो का प्रॉफिट कितना था? मतलब उसका प्रॉफिट हायर करना सिर्फ 6 to 8% प्रॉफिट का एक्स्ट्रा खर्चा होता, बहुत मैनेजेबल था, तो वो चाहते तो कर सकते थे ना। ऐसा हायरिंग पहले क्यों नहीं किया? रिपोर्ट कहता है कि प्रमोशंस डिले हुए, अलाउंसेस कट हुए, पायलट्स एक्सिट कर रहे थे, इंटरनल एचआर इशूज़, कॉस्ट सेविंग, ओवर कॉन्फिडेंस, शॉर्टेज क्रिएट हो गया इस सब से। सो आगे क्या प्रॉब्लम होगी? मार्केट में ट्रेन पायलट्स लिमिटेड है। इंडिगो को 900 पायलट्स हायर करना मुश्किल हो सकता है, स्पेशली जब रेप्यूटेशन इशूज़ चल रहे हों। सो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि एयरलाइन को सेफ्टी फर्स्ट प्लानिंग, टाइमली हायरिंग, प्रिडिक्टेबल रोस्टरिंग करनी होगी, डीजीसीए के स्ट्रिक्ट ऑडिट्स, लॉन्ग टर्म पायलट पाइपलाइन, कैडेट प्रोग्राम्स वगैरह, फटीक बेस्ड शेड्यूलिंग और प्रॉफिट के छोटे कट्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। पैसेंजर राइट्स स्ट्रेंथन करना भी ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में ऐसे मेल्टडाउन रिपीट ना हो। और इसी के साथ हमारा आज का यानी कि 10 दिसंबर 2025 के द हिंदू के सारे एडिटोरियल्स हमने सिंप्लीफाई कर लिए। आई होप आपको समझ आया हो। एक बार इसके ये सारी वीडियो देखने के बाद एक बार आप द हिंदू से एडिटोरियल पढ़ने की भी कोशिश करना, तो आपको समझ आएगा कि कितने अच्छे से सिंप्लीफाई करा गया और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ा गया है। ऑल्दो कुछ एक्स्ट्राज ही डाले गए हैं ताकि जो उसमें मिसिंग हो वो इसमें आपको प्रोवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल दी सोल्यूशंस हमने सिर्फ एडिटोरियल के नहीं डाले, एक्स्ट्रास डाले हैं, कुछ बैकग्राउंड डाला है जो कि एडिटोरियल्स में अवेलेबल नहीं था, ताकि आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिले। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ इसको शेयर करें और अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।